क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़्यादातर परेशानियाँ उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं, जितनी आपका दिमाग उन्हें बना देता है? गुस्सा, डर, दुख, जेलसी, एंग्जाइटी, ये सब अक्सर रहस्यमय नहीं, बल्कि प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स होते हैं। लेकिन हम उन्हें समझने की जगह उनसे डरने लगते हैं। आज हम जानेंगे कि ह्यूमन इमोशंस वास्तव में कैसे काम करते हैं और क्यों सिचुएशंस अक्सर उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी हमें महसूस होती हैं। इंसान अपनी भावनाओं को बहुत कॉम्प्लेक्स मानता है क्योंकि हम सिर्फ फील नहीं करते, हम अपने फीलिंग्स के बारे में भी सोचते हैं। यानी दुख के ऊपर एनालिसिस, एनालिसिस के ऊपर फियर और फियर के ऊपर सेल्फ जजमेंट। यही लेयर्स इमोशन को बड़ा बना देती हैं। असली इमोशन छोटा हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर बनी कहानी बहुत बड़ी हो जाती है। साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि इमोशन और उसकी कहानी अलग चीजें हैं। मान लीजिए किसी ने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। घटना क्या है? सिर्फ इतना कि रिप्लाई नहीं आया, लेकिन दिमाग क्या करता है? शायद वह मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। एक सिंपल सिचुएशन अचानक रिजेक्शन, इनसिक्योरिटी और एंग्जाइटी में बदल जाती है। यही इमोशनल कम्प्लेक्सिटी का इल्यूजन है। इवेंट छोटी, इंटरप्रिटेशन बहुत बड़ी। साइकोलॉजी के अनुसार इमोशन अक्सर 3 हिस्सों में काम करता है। पहला, बॉडी सेंसेशन, जैसे हार्ट रेट बढ़ना। दूसरा, थॉट, जैसे कुछ गलत होने वाला है। तीसरा, बिहेवियर अर्ज, जैसे भागना, चिल्लाना या विथड्रॉ करना। जब हम इन तीनों को मिला देते हैं, तब इमोशन हमें ओवरवेलमिंग लगता है। लेकिन जैसे ही हम इन्हें अलग अलग देखते हैं, क्लैरिटी आने लगती है। यही कारण है कि कई इमोशंस असल में सिग्नल्स होते हैं, पजल्स नहीं। डर कहता है कुछ अनसर्टन है, गुस्सा कहता है कुछ बाउंड्री क्रॉस हुई है, दुख कहता है कुछ वैल्यूएबल खोया है, गिल्ट कहता है तुम्हारे वैल्यूज और एक्शन में मिसमैच है। इमोशन का काम हमें कंफ्यूज करना नहीं, इन्फॉर्मेशन देना है। मुश्किल तब शुरू होती है जब हम सिग्नल को आइडेंटिटी बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप वीक हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका नर्वस सिस्टम किसी चीज को थ्रेट मान रहा है। अब थ्रेट रियल है, इमेजिन्ड है, प्रेजेंट है या पास्ट से जुड़ा हुआ है, यह अलग सवाल है। लेकिन पहला कदम हमेशा यही है। इमोशन को कैरेक्टर फ्लॉ मत समझिए। ये एक रिस्पॉन्स है, वर्डिक्ट नहीं। हम इमोशंस को इसलिए भी कम्प्लेक्स मानते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन सर्टेनिटी पसंद करता है। उसे क्लियर आंसर्स चाहिए। मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं? अभी क्यों? कितना टाइम रहेगा? जब आंसर्स नहीं मिलते तो ब्रेन गैप को स्टोरीज से भर देता है। यही ओवरथिंकिंग है। ओवरथिंकिंग क्लैरिटी नहीं देती। वह शक्तिर्मी अनसर्टेनिटी को टेम्पररी कंट्रोल जैसा फील कराती है, लेकिन अंदर कंफ्यूजन और बढ़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, एवरी इमोशन मेक्स सेंस इन कॉन्टेक्स्ट। यानी अगर कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए तो इमोशन अक्सर लॉजिकल लगने लगता है। हो सकता है आपका प्रेजेंट रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेट लगे, लेकिन वह किसी पुराने एक्सपीरियंस, अनमेट नीड या लर्नेड पैटर्न से जुड़ा हो। इसीलिए इमोशन इरैशनल कम और अनएग्जामिन्ड ज्यादा होता है। समझ की कमी उसे मिस्टीरियस बना देती है। बचपन में जिन लोगों को बार बार क्रिटिसाइज किया गया, वे एडल्टहुड में फीडबैक से डिस्प्रोपोर्शनेट हर्ट हो सकते हैं। जिनके एनवायरनमेंट में अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी, इकिश एक ही, वे छोटी चेंजेस पर भी एंग्शियस हो सकते हैं। जो लोग इमोशनली इग्नोर्ड रहे, उन्हें साइलेंस रिजेक्शन जैसा लग सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि वे ब्रोकन हैं। इसका मतलब है कि उनका सिस्टम पैटर्न्स के हिसाब से रिएक्ट करना सीख चुका है। अब एक बड़ा सवाल, अगर इमोशन सिग्नल्स हैं, तो फिर वे इतने भारी क्यों लगते हैं? क्योंकि शरीर को थियोरी नहीं, सेंसेशन फील होती है। जब चेस्ट टाइट होती है, स्टमक गिरता है, थ्रोट हैवी लगता है, तो दिमाग नेचुरली मान लेता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन कई बार बॉडी का अलार्म एक्चुअल इमरजेंसी नहीं, परसीव्ड इमरजेंसी पर बज रहा होता है। यहीं रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब इमोशन को दबाना नहीं है। इसका मतलब है इमोशन के साथ इस तरह रहना कि वह आपको कंट्रोल न करे। जैसे गाड़ी चलाते समय ब्रेक और स्टीयरिंग दोनों चाहिए।
अगर इमोशन फ्यूल है तो रेगुलेशन स्टीयरिंग है। फ्यूल बुरा नहीं, लेकिन स्टीयरिंग के बिना एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए गोल है फील करना, समझना और वाइजली रिस्पॉन्ड करना। एक सिंपल टेक्निक है, नाम दीजिए। जब आप कहते हैं मुझे बहुत बुरा लग रहा है तो माइंड वेग रहता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं एंग्शियस हूं, या मुझे शेम फील हो रही है, या मैं डिसअपॉइंटेड हूं, तो ब्रेन को स्ट्रक्चर मिलता है। रिसर्च यह दिखाती है कि अफेक्ट लेबलिंग यानी इमोशन को नाम देना अमिगडाला की इंटेंसिटी कम करने में मदद कर सकता है। दूसरी टेक्निक है टाइमलाइन पहचानिए। खुद से पूछिए यह इमोशन अभी की सिचुएशन से कितना जुड़ा है और कितना पास्ट मेमोरी से। कई बार प्रेजेंट ट्रिगर सिर्फ स्विच होता है, बिजली पुराने वायरिंग से आती है। अगर कोई छोटी बात आपको बहुत गहराई से हर्ट कर रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि दर्द सिर्फ आज का नहीं है। यह समझ पेन कम नहीं करती, लेकिन कंफ्यूजन कम करती है। तीसरी टेक्निक, थॉट और फैक्ट अलग कीजिए। फैक्ट, उसने मीटिंग में मेरी तरफ नहीं देखा। थॉट, वह मुझे डिसरिस्पेक्ट करता है। फैक्ट, मेरा दोस्त आज चुप था। थॉट, हमारी फ्रेंडशिप खत्म होने वाली है। जब थॉट को फैक्ट समझ लिया जाता है, तब इमोशन एस्केलेट हो जाता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमें यही सिखाती है कि इंटरप्रिटेशन ऑटोमेटिक हो सकती है, लेकिन वह हमेशा एक्यूरेट नहीं होती। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, जैसे माइंड रीडिंग, जहां हम मान लेते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। कैटास्ट्रोफाइजिंग, जहां छोटी बात को डिजास्टर बना देते हैं। पर्सनलाइजेशन, जहां हर चीज को खुद से जोड़ लेते हैं। ऑल और नथिंग थिंकिंग, जहां या तो सब अच्छा या सब बेकार। ये डिस्टॉर्शंस इमोशंस को कॉम्प्लेक्स नहीं, एग्जैजरेटेड बनाते हैं। अब बात करते हैं गुस्से की। लोग कहते हैं गुस्सा समझना मुश्किल है। असल में गुस्सा अक्सर सेकेंडरी इमोशन होता है। उसके नीचे हर्ट, हेल्पलेसनेस, फियर या अनमेट एक्सपेक्टेशन हो सकती है। जब कोई कहता है मुझे बस गुस्सा आता है, तो संभव है उसे वल्नरेबिलिटी फील करना अनसेफ लगता हो। इसलिए माइंड सीधे एंगर मोड में चला जाता है, क्योंकि वह ज्यादा पावरफुल महसूस होता है। ने अगर आप गुस्से को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो 3 सवाल पूछिए। क्या मेरी कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है? क्या मेरी कोई एक्सपेक्टेशन टूटी है? क्या मैं एक्चुअली हर्ट हूं? इन सवालों से एंगर का मीनिंग साफ होने लगता है। फिर रिस्पॉन्स भी बेहतर होता है। चिल्लाने की जगह आप कह सकते हैं, जब ऐसा हुआ, मुझे डिसरिस्पेक्ट फील हुआ। क्लैरिटी कॉन्फ्लिक्ट को कम करती है। अब दुख की बात। सैडनेस को लोग कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि सैडनेस प्रोसेसिंग का इमोशन है। यह आपको स्लो डाउन कराता है, ताकि आप लॉस, डिसअपॉइंटमेंट या चेंज को मेंटली डाइजेस्ट कर सकें। समस्या सैडनेस नहीं, उससे भागना है। जितना आप उससे लड़ते हैं, उतना वह हैवी लगता है। लेकिन अगर आप कहें, हाँ, यह पेनफुल है और यह पेन मीनिंगफुल है, तो रेजिस्टेंस घटती है। फियर भी इंटरेस्टिंग है। फियर का कोर मैसेज है प्रिपेयर। लेकिन मॉडर्न लाइफ में कई फियर्स फिजिकल डेंजर से नहीं, सोशल डेंजर से जुड़े होते हैं। क्या लोग मुझे जज करेंगे? क्या मैं फेल हो जाऊंगा? क्या मैं इनफ नहीं हूं? ब्रेन सोशल रिजेक्शन को भी थ्रेट की तरह प्रोसेस कर सकता है। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यूज, रिलेशनशिप्स, इन सब में फियर बहुत इंटेंस लग सकता है। लेकिन फियर को हैंडल करने का बेसिक प्रिंसिपल सरप्राइजिंगली सिंपल है। अवॉइड कम करो, अप्रोच बढ़ाओ। जब आप हर अनकंफर्टेबल चीज से बचते हैं, तो ब्रेन सीखता है कि हाँ, यह सच में डेंजरस है। लेकिन जब आप धीरे धीरे उसका सामना करते हैं, तो सिस्टम सीखता है मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। यही एक्सपोजर का प्रिंसिपल है, और ये एंग्जाइटी ट्रीटमेंट में बहुत पावरफुल माना जाता है। अब गिल्ट और शेम को समझते हैं। गिल्ट कहता है मैंने कुछ गलत किया। शेम कहता है मैं ही गलत हूँ। यह डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। गिल्ट बिहेवियर सुधार सकता है, लेकिन शेम आइडेंटिटी पर हमला करता है। अगर आप हर मिस्टेक को पर्सनल डिफेक्ट बना देंगे, तो इमोशनल रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। हेल्थी रिस्पॉन्स ये है मैंने गलती की, मैं गलती नहीं हूँ। रिलेशनशिप्स में इमोशनल कम्प्लेक्सिटी और ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपकी नहीं, दूसरे की हिस्ट्री, एक्सपेक्टेशंस और इनसिक्योरिटीज भी शामिल होती हैं। लेकिन फिर भी ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स 3 चीजों पर आकर रुकते हैं: मिसकम्युनिकेशन, अनमेट एक्सपेक्टेशंस
और अनस्पोकन फियर, यानी जड़ अक्सर मिस्टीरियस नहीं, ह्यूमन होती है। हमें ड्रामा नहीं, लैंग्वेज की कमी होती है। कई लोग कहते हैं, मैं खुद को समझ ही नहीं पाता। सच ये है कि सेल्फ अवेयरनेस कोई मैजिकल इंसाइट नहीं है, ये रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है। कब ट्रिगर होता हूँ? किन लोगों के सामने मैं कंट्रैक्ट हो जाता हूँ? किन सिचुएशंस में मुझे अप्रूवल की ज़रूरत महसूस होती है? कब मैं विथड्रॉ करता हूँ? जितना आप ऑब्जर्व करेंगे, उतना आपका इमोशनल मैप साफ होता जाएगा। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जर्नलिंग बहुत इफ़ेक्टिव हो सकती है। लेकिन जर्नलिंग का मतलब सिर्फ वेंटिंग नहीं। स्ट्रक्चर के साथ लिखिए। क्या हुआ? मैंने क्या फ़ील किया? मेरे दिमाग में क्या थॉट आया? मैंने क्या किया? बाद में मुझे कैसा लगा? अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूँ? इस प्रोसेस से इमोशन एक धुंधला अनुभव नहीं, समझने योग्य पैटर्न बन जाता है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट, हर इमोशन पर तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी नहीं। इमोशन अर्जेंट फील हो सकता है, लेकिन वह हमेशा अर्जेंट रियलिटी नहीं होता। अभी जवाब दो, अभी ब्रेकअप करो, अभी रिजाइन करो, अभी प्रूव करो, ये इम्पल्सेस इंटेंस हो सकती हैं। लेकिन मैच्योरिटी का मतलब है पॉज बनाना। फील फर्स्ट, एक्ट लेटर। यही पॉज कई इमोशनल डिजास्टर्स से बचाता है। पॉज कैसे बनाया जाए? सबसे पहले बॉडी को रेगुलेट कीजिए। स्लो ब्रीदिंग, कोल्ड वाटर स्प्लैश, थोड़ी वॉक, पॉस्चर बदलना, ग्राउंडिंग, जैसे 5 चीजें देखना, 4 छूना, 3 सुनना। जब बॉडी थोड़ा सेटल होती है, तब माइंड भी फ्लेक्सिबल बनता है। डिसरेगुलेटेड बॉडी में वाइज थिंकिंग की उम्मीद करना अनफेयर है। इसलिए इमोशनल क्लैरिटी अक्सर बॉडी रेगुलेशन से शुरू होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि क्लैरिटी पहले आएगी, तब शांति मिलेगी, जबकि कई बार उल्टा होता है। पहले नर्वस सिस्टम को काम करना पड़ता है, फिर क्लैरिटी आती है। अगर आपका शरीर सर्वाइवल मोड में है, तो आपका माइंड थ्रेट फोकस्ड रहेगा। इसलिए मेडिटेशन, स्लीप, मूवमेंट, न्यूट्रिशन, ये सिर्फ लाइफस्टाइल टॉपिक्स नहीं, इमोशनल प्रोसेसिंग के टूल्स हैं। अब उस भ्रम की बात करें कि कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस का मतलब डीप पर्सनैलिटी है। कई लोग अनकॉन्शियसली अपने इमोशनल खेओस को आइडेंटिटी बना लेते हैं। जैसे अगर मैं कंफ्यूज्ड हूँ, तो मैं सेंसिटिव हूँ। अगर मैं सफरिंग में हूँ, तो मैं रियल हूँ। लेकिन इमोशनल इंटेंसिटी हमेशा इमोशनल डेप्थ नहीं होती। कि कभी व्या चाउ में ओपुको